जब मैंने सबमिट किया और हर जगह से रिजेक्शन आ रहे थे एक-एक करके, एक के बाद एक अपना एवरेज पैकेज है। तो उनका अराउंड $1,15,000 पर ईयर होता है व्हिच तो पुनीत जी, जो लोग सीएमयू में हैं या फिर इस तरह के कॉलेजेस में हैं, उनका एवरेज पैकेज कितना होता है? मतलब मेन बात पैसे की आ जाती है बहुत सारे पेरेंट्स के लिए मेनली, और बाकी लोगों के लिए भी मैटर करता है। तो एग्जैक्ट हुँ, हुँ। पैकेज क्या होता है, कितना रहता है? तो अराउंड अगर सीएमयू का देखें तो मैं अभी रिसेंटली इनके स्टाट्स देख रहा था कि कितना एवरेज पैकेज है। तो उनका अराउंड हम्म, $1,15,000 पर ईयर होता है व्हिच इंडियन रुपीस में अराउंड 86 lakhs इंडियन 86 ओ, लाख रुपीस एवरेज। और बाकी फिर डिपेंड करता है ओके कि कंपनी टू कंपनी या फिर जैसे आपका रोल अगर सीनियर है तो ज़्यादा होगा, जूनियर है तो कम होगा। बट ऑन एवरेज इतना ओके होता है पैकेज। ओके, मतलब 86 लाख से 90 लाख के बीच में एवरेज सैलरी है सीएमयू में। हुँ। ओके, तो बहुत अच्छा अमाउंट है, मतलब एक साल में करोड़पति बन जाते हैं आप लोग। तो हाँ, तो उसके बाद अगर हम उसके ऊपर आए तो बेसिकली ये है कि जो टैक्स रेट्स हैं वो इसके हम्म, ऊपर काफ़ी ज़्यादा कटते हैं। तो अराउंड हम्म, 30% तो आप लगा लो कि जैसे कई बार जब हम सैलरीज़ सुनते हैं जो प्लेस में यहाँ पे उनकी काफ़ी हाई होती है। हम्म, बट उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हम्म, पार्ट उसका टैक्स और फिर जो स्टेट टैक्स है, फेडरल टैक्स है और बाकी टैक्सेस हैं, उनमें काफ़ी कट जाता है। तो 30-40% उसमें कट के जो बाकी बचता है दैट इज़ लाइक उसको कंसिडर करो कि वो आपकी जैसे टेक होम सैलरी टाइप हो जाती है। टेक होम सैलरी टाइप हो डिस्पोजेबल जाती इनकम होगी, ओ सॉरी, हाँ, टेक होम है। सैलरी हो गई। ओके ओके, हाँ टेक ठीक होम है, फिर सैलरी भी वो हो गई। हाँ। अच्छा। तो यहाँ पर फिर भी काफ़ी हाँ सॉरी, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ, नहीं वही मैं कह रहा था कि हाँ, फिर भी अगर मतलब कटने के बाद भी काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है। ओके, तो एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनका अपना ऑफिस इंडिया में भी है और यूएस में भी है, और कुछ ऑफिसेस में लगभग सिमिलर काम चलता है क्या? पहले तो ये डाउट है कि वहां पर कुछ अलग ही काम होता है और यहाँ पर अलग ही काम होता है क्या? दूसरा, अगर सिमिलर काम होता है तो फिर सैलरी उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए तो सैलरी में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है, क्योंकि इंडिया में उतनी सैलरी नहीं, वही सेम कंपनी आपको इंडिया में उतनी सैलरी नहीं देती है। तो वो डिफरेंस करेंसी फैक्टर्स की वजह हुँ, से या हुँ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की फैक्टर की वजह से, और वो कितना मतलब और क्या फैक्टर्स हैं जो जो उसको डिसाइड करते हैं? हाँ, तो अगर हम काम की बात करें तो काम सिमिलर होता है वहाँ या यहाँ पर या फिर हम्म, इंडिया में। हम्म, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिमिलर ही हैं और बस इतना ये डिफरेंस होता है कि क्योंकि जनरली जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं उनके हेडक्वार्टर्स यूएस या फिर ये इसी साइड पे हैं जैसे वेस्ट कोस्ट या हम्म, फिर यूएस में कहीं पर। तो हम्म, इसलिए थोड़ा-सा ये डिफरेंस होता है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट यहाँ से होते हैं कई बार और फिर बाद में इंडिया या फिर बाकी जो ऑफशोर लोकेशंस हैं वहाँ पे जाते हैं। हम्म, तो थोड़ा-सा डिले हो सकता है प्रोजेक्ट्स आने में, बट हम्म, जो प्रोजेक्ट्स बेसिकली यहाँ पे काम कर हो रहा है, उसी टाइप के प्रोजेक्ट्स में इंडिया में भी काम हो रहा है। बट अगर सैलरी डिफरेंसेस का बात करें तो वो काफ़ी हद तक इसके ऊपर वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और जो कॉस्ट फैक्टर है एरिया का, उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। मतलब अगर हम्म, जैसे एक कंपनी के लिए अगर आप कैलिफ़ोर्निया में रह रहे हैं, तो सैलरी वो ज़्यादा देंगे। अगर आप जैसे हम्म, किसी और स्टेट में हैं, जैसे कि मान लो टेक्सास में या फिर सिएटल में, जहाँ पे स्टेट टैक्सेस या फिर फेडरल टैक्सेस का डिफरेंस है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का डिफरेंस है, तो वहाँ पर वो सैलरी उस हिसाब से डाउन रैंक कर देते हैं। अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं, तो कंट्री के जो करेंसी है और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसके बेसिस पे बेसिकली वो डिसाइड करते हैं कि कितना सैलरी होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर यहाँ पे आप सैलरी ज़्यादा मतलब कंपेयर करो तो सैलरी ज़्यादा है बट फिर सब कुछ महँगा भी उतना ही है कि अगर जैसे आप एक ब्रेड लेने जाते हैं तो वो जस्ट $3 या $4 का होगा व्हिच इज़ टू 200 या 300 रुपीज़ तो वो फिर ओके, बस कॉस्ट ऑफ लिविंग का भी डिफरेंस उस हिसाब से आ जाता है। ओके, ओके। एक मैंने और भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से अपने बैचमेट्स भी हैं और बाकी कुछ सीनियर्स लोग भी हैं, उनसे बात की है, तो वो ऐसा बोलते हैं कि इंडिया में, बैंगलोर में जो एक्चुअल इनोवेशन है वहाँ उसमें बहुत कम काम हो रहा है, और जो मेन इंडियन कंपनीज हैं जैसे सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं जैसे इंफोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, तो ये सारे हुँ,
ऑलरेडी जो इनोवेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी काइंड ऑफ एक डिलीवरी दे रहे होते हैं, मतलब वो खुद से उतना उस तरह का इनोवेशन नहीं कर रहे होते हैं। तो जो प्रोडक्शन चेन है उसमें हम क्या उतना वैल्यूएबल काम करते ही नहीं है। जैसे इंडिया है तो क्या एक्चुअली उस प्रोडक्शन चेन में जहां पर इनोवेशन हो रहा है उसमें हम उतना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देते ही नहीं है। इस वजह से भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स जो इन्वॉल्व है उसको उतनी सैलरी नहीं मिल सकती। क्या ये भी एक फैक्टर है? तो हाँ, वो कंपनी डिपेंडेंट होता है। जैसे कि आप अगर इन्फोसिस या टीसीएस का बात करें तो उनका जो उनमें भी जैसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी इनोवेटिव हैं, बट अगर मेजॉरिटी के लिए बात करेंगे तो उनका फिर वही होता है कि सर्विसेज बेस्ड कंपनी है, तो वो जैसे सर्विसेज ऑफर करते हैं। अगर एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको एक थोड़ा सा मॉडिफाई करके और टेलर मेक करके किसी और कंपनी के लिए देना, तो क्योंकि वो बिजनेस मॉडल ही वैसा है, तो उनका जो कैश फ्लो है वो कमीशंस के थ्रू होता है जनरली, एज कम्पेयर टू अगर आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट का बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को जब वो ऑफर करते हैं तो वो ज़्यादा रेवेन्यू गेन कर सकते हैं उससे। तो एक ये भी डिफरेंस होता है जो सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं या फिर जो सर्विसेज बेस्ड कंपनीज हैं, कि उनका जो कैश राइट। फ्लो वाला सिस्टम है वो काफ़ी डिफरेंट है। और उसकी वजह से भी थोड़ा-सा जो सैलरीज़ हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि अब ईबे या फिर अमेज़न अगर जो इंडिया में पैकेजेस देती हैं एज़ कम्पेयर टू जैसे जो बाकी कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस या फिर टीसीएस, विप्रो, वो जो पैकेजेस देती हैं इनिशियली, तो वो भी फिर वही रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो उनका रेवेन्यू स्ट्रीम है, रेवेन्यू मॉडल है, वो काफ़ी डिफरेंट है। ओके। तो एक जैसे सुंदर पिचई हैं, गूगल में सीईओ हैं, एक इंडियन हैं, और फिर सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट की अपने आपने बात की। तो हुँ, जब हुँ। ये इंडियन ओरिजिन के वहां पर सीईओज बनना स्टार्ट हुए और जो ग्लोबल लीडिंग कंपनीज उनके सीईओज बनना स्टार्ट हुए, तो बहुत सारे इंडियंस इन सारे फैक्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं और प्राउड भी फील करते हैं, जिसमें कोई हुँ, डाउट हुँ। नहीं है। लेकिन वहां पर एग्जैक्टली इंडियंस इतने सक्सेसफुल जो हो रहे हैं उसके पीछे की मेहनत कितना बड़ा फैक्टर है, करियर प्रोग्रेशन में कौन कौन से फैक्टर्स है जो उनको इतना आगे तक ले जा सकते हैं? तो वो आपको क्या, आपके क्या अभी तक जो ऑब्जर्वेशन है, आपका क्या ऐसा पर्सपेक्टिव है, वो बताइए। तो मतलब कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मतलब इंडियंस का रोल क्या है या फिर जैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो इंडियन सक्सेसफुल हो रहे हैं वहां पर जाकर के, वो हुँ, उनका हुँ। करियर प्रोग्रेशन में डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि सीधे पहले से ही वो इतनी हायर पोजीशन पर थे, तो वो उस हायर हुँ, पोजीशन हुँ। तक पहुंचे उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको क्या लगता है कि हुँ, हुँ। कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये टेक कंपनीज के सीईओज हैं तो डेफिनेटली वो टेक्निकल बैकग्राउंड से ही हैं, और वो राइट। बाकी मैनेजरियल स्किल्स एक्वायर करते चले जाना, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको इतना ऊपर तक पहुंचा सकते हैं? तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसको हुँ, लेकर हुँ। के? तो मेनली आई थिंक कुछ-कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो ये कि अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है तो वो आप कितने अच्छे से सॉल्व करते हैं। मतलब बेसिकली जब इनिशियली जब कोई हायर होगा किसी कंपनी में तो उनको छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स दिए जाएँगे कि ठीक है आपको ये फिक्सेस करने हैं, फिर ये बग्स फिक्स करने हैं या फिर अ, कुछ छोटा-सा एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा। बट फिर जी। मतलब अगर आप उसको अच्छे से परफ़ॉर्म करते हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर, अच्छे से डिलीवर करते हैं उसको, देन फिर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी। तो आई थिंक जो करियर प्रोग्रेशन जनरली कंपनीज़ में होता है, वो यही होता है कि इनिशियली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं और एक छोटा-सा कंपोनेंट होता है जिसके ऊपर आपको काम करना होता है। बट फिर धीरे-धीरे ऊपर जाते हुए आप पहले जैसे कि एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर फ़ोकस करेंगे, फिर आप थोड़ा-सा प्रोग्रेस होके एक प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे। जैसे मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेटीएम में जैसे कि जो ट्रांज़ैक्शन वाला कंपोनेंट होगा, जो मेन है उनका। फिर धीरे-धीरे प्रोग्रेस करके हुँ, आप वहाँ तक पहुँचेंगे। फिर आप जैसे हुँ, आईसीआईसीआई या फिर जो उनके ज जिनके साथ उनके टाई अप्स हैं, उनसे बात करेंगे। प्रोजेक्ट हुँ, को फ़ेज़ आउट करेंगे कि क्या-क्या कंपोनेंट्स बनने चाहिए उसमें। हुँ, तो बेसिकली जो प्रोग्रेशन है वैसा ही होता है कि जनरली कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती रहती हैं और फिर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप कैसे हैंडल करते हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप ऊपर जाएँगे या फिर उसी लेवल पे रहेंगे या क्या होगा। ओके, और मतलब कंसिस्टेंटली आपको बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते रहना होता है लगातार। हाँ जी, हाँ, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस अच्छे से करोगे और ऊपर मतलब उसी के बेसिस पे हुँ, डिसाइड होता है कि प्रमोशन कब होगा और सारा जो करियर प्रोग्रेशन है वो कैसे होगा। और फिर बाकी जैसे राइट, राइट। कुछ वो भी फैक्टर्स होते हैं कि आपको मैनेजरियल साइड पे जाना है या फिर आपको टेक्निकल साइड में रहना है। जैसे टेक कंपनीज़ की अगर हम हुँ, बात करें तो
टेक लीड और फिर प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये वाला जो प्रोग्रेशन है वो थोड़ा कुछ ज़्यादा टेक्निकल साइड पे है एज कम्पेयर टू अगर जैसे मैनेजर या फिर जो सीनियर मैनेजर और वीपी डायरेक्टर, ये वाले जो रोल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा पीपल मैनेजर और पीपल मतलब मैनेजरियल साइड पे हो जाता है। तो ये भी थोड़ा डिपेंड करता है कि आपको किस साइड पे फोकस करना है, उसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस साइड पे जाना है आपको। राइट राइट ओके। तो अभी आप की एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कंपनी में? आप जैसे काम कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली क्या करना होता है इस लेवल पर आप जहाँ पर हैं? तो जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो होती हैं कि आपको कुछ एक प्रोडक्ट या फिर या तो एक प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करने हैं या फिर कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप करना है। और प्रोडक्ट्स जैसे हो सकते हैं, जैसे अगर आप पेटीएम का ही एग्जांपल लें तो उसमें एक नया पेमेंट मेथड ऐड करना है। मान लो कि पेटीएम ने डिसाइड किया कि ठीक है अब हम आईसीआईसीआई के साथ या किसी एक बैंक के साथ, कोई एक्सवाइजेड बैंक के साथ हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो वो इंटीग्रेशन कैसे होगा, फिर उनके जो एपीआईज होंगे वो कैसे डिस्कस होंगे, कुछ जो उस बैंक के एपीआईज हैं वो हम कैसे कॉल करेंगे, किस रेट से कॉल करेंगे, इस टाइप के डिसीजंस लेना, फिर इसका कोड लिखना, फिर उसको टेस्ट करना कि एंड टू एंड सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, और फिर अल्टीमेटली फिर रोल आउट करना उसको। रोल आउट में भी जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि हम ये नहीं चाहते हैं कि सारे यूजर्स को एकदम से दिख जाए, क्योंकि अगर कुछ बग होगा सिस्टम में तो हम ये नहीं चाहते हैं कि सब लोग इफेक्ट हो जाए। तो शुरुआत में हम 1% यूजर्स या 0.1% यूजर्स को रोल आउट करेंगे और फिर एक्सपेरिमेंट चलाएंगे कि ठीक है हाउ डज इट परफॉर्म दोनों में, दोनों में से कौन से ग्रुप में ज़्यादा यूजर सेटिस्फाइड हैं, और फिर उसके बेसिस पे ज़्यादा रोल आउट आगे चलेगा। तो ये एंड टू एंड प्रोसेस होता है बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ओके ओके ग्रेट। तो अब आपसे जो हमारी मेन ऑडियंस है जिसमें बच्चे हैं बहुत सारे, उनके लिए क्वेश्चन है कि आजकल एआई और एमएल की बहुत बात चलती है, तो एआई और एमएल एग्जैक्टली क्या है जिससे बच्चे समझ पाए, आप ऐसे बताइएगा। और साथ में इन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है क्या, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में? तो अगर हम बहुत बेसिक लेवल पे देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक एक आइडियल गोल है हमारा काइंड ऑफ, विच जिसके और बेसिकली कॉन्सेप्चुअल गोल है कि हम एक मशीन को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं। इंटेलिजेंस के भी फिर कई तरीके हो सकते हैं कि अगर हम बहुत ही बेसिक लेवल पे देखें कि ठीक है हम एक जैसे कि जो एलन ट्यूरिंग है जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये डिफाइन किया था कि उनका एक ट्यूरिंग टेस्ट होता है जिसमें वो ये कहते हैं कि ठीक है एक ग्लास शीट है, उसके पीछे एक साइड कंप्यूटर बैठा है, एक साइड ह्यूमन बैठा है, और आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कुछ। तो अगर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि कौन कंप्यूटर और कौन ह्यूमन, तो वो जो कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है। तो ये एक जैसे कॉन्सेप्चुअल गोल टाइप है हमारा। और बट हमारे लिए जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड बी कि अगर हमने एक चेस बॉट बनाया जो कि हमारे साथ चेस खेल रहा है और वो अच्छे से खेल रहा है, इट इज एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट पोजीशन कि कहाँ चलना चाहिए अगले चांस में, तो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट जो मशीन लर्निंग है वो एक तरीका है टू अटेन सम सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मशीन्स। तो मशीन लर्निंग के थ्रू हम ये चाहते हैं कि क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स में हम हर एक स्टेप, हर एक इफ कंडीशन कोड नहीं कर सकते, कि जैसे कि अब एक चेस का बॉट है तो उसमें जो नंबर ऑफ पॉसिबल पीसेस, चेस पीसेस के जो पोजीशंस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि हम हर एक पीस के लिए ये कोड नहीं कर सकते कि अगर ये पीस होगा तो ये पीस को चलना है, या फिर अगर ये पोजीशन में सबके लिए ये पीस को चलना है। तो हम ये चाहते हैं कि कंप्यूटर खुद से सीखे बेस्ड ऑन सम फीडबैक जो हम दे रहे हैं उसको, कि अगली स्टेप क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि अगर हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपने उस खेला होगा कि एक ग्रिड होती थी 4x4 की जिसमें 15 बॉक्सेस हैं और उनको आपको अरेंज करना है, सोचता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे अरेंज हो जाए, और जनरली वो जम्बल्ड होता है, तो आपको एक स्टैक पे एक गीटी को इधर से इधर करना है या फिर ऊपर से नीचे करना है, और ऐसे अरेंज करते करते आपको करना है। तो अब इससे तो इसमें हमारा ये वाला एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें जैसे कि अगर कंप्यूटर चाहे तो
वो बहुत ही जल्द हर एक पोजीशन के लिए ये डिसाइड कर सकता है कि उसको अगला स्टेप कौन सा चलना चाहिए, सच दैट अल्टीमेटली जो डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो उसके पास आ जाए। बट अब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम पूरा सर्च कर पाए, क्योंकि जैसे चेस के एग्जांपल हैं तो उसमें इतने सारे फैक्टर्स हैं कि हम पूरा सर्च परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस कर बन पाते। जाते हैं। तो उसके लिए फिर और तरीके होते हैं कि हम हर एक स्टेप के लिए भी उसको एक फीडबैक देंगे कि ठीक है, जैसे कि चेस में हम ये बोल सकते हैं कि हम चेस खेल रहे कंप्यूटर से और फिर अल्टीमेटली चेस में अगर वो हारा तो दैट इज लाइक अ नेगेटिव फीडबैक कि उसने कुछ एक पीस चला था जिसकी वजह से वो हारा अभी। और या फिर अगर वो जीता तो दैट इज लाइक पॉजिटिव फीडबैक। और फिर फीडबैक को लेकर वो सीखता है कि उसको अगले मतलब अगली गेम में उसको किस स्टेप पे क्या चलना चाहिए सच दैट कि वो जीतने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाए। ओके। तो वही कि अगर हम ओवरऑल देखें तो एआई इज लाइक हमारे को जो अचीव करना है, जो हमारा गोल है, और एमएल है एक टूल या फिर एक तरीका या फिर एक एल्गोरिदम टाइप की चीज जिससे हम चीजों को एआई की तरफ लेके जा सकते हैं धीरे धीरे। ओके। ओके, तो एआई हमारा जो एक फाइनल गोल है उस तरह की कुछ चीज है जो हमें अचीव करनी है, और एमएल उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हाँ जी, यस। वन ऑफ द मैनी टूल्स है क्या, या वन ऑफ इज द द ओनली टूल? वन ऑफ द मेनी टूल्स है। जैसे कि मैंने बोला कि हम सर्च कर सकते हैं, अगर हम्म। हमारे को पता है कि सारे के सारे स्टेट्स क्या पॉसिबल हैं और वो हम्म। थोड़े फाइनाइट हैं तो हम सर्च करके निकाल सकते हैं कि ओके ओके ओके, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब कॉम्प्लिकेटेड कोई भी कोई ऐसा सिचुएशन है, या कोई ऐसा गेम है या कोई ऐसा सिस्टम है, तो फिर हम उसमें एमएल लगा देते हैं जिससे कि मशीन खुद से लर्न करती चली जाए। हाँ बिल्कुल। ओके। तो मैंने कुछ साईफाई मूवीज देखी हैं और उनका रेफरेंसेस पढ़ा है, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग एआई और एमएल को लेकर के एक बहुत ही निगेटिव और एक बहुत हॉरिफिक पिक्चर बनाते हैं कि ऐसा हो जाएगा, फिर मशीन हमारे ऊपर हमला करने लग जाएंगी। तो उन सारी प्रोबेबिलिटीज पर आप क्या कहते हैं और आपका क्या एंगल बनता है, क्योंकि आप उसी फील्ड में काम कर रहे हैं? तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी हम जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैं अभी के लिए तो वैसा एआई हम वैसा एआई अचीव करने में अभी काफ़ी साल लग जाएंगे। तो एक तो ये है कि अभी हम इतना क्लोज नहीं है बिल्कुल ऐसे जो जिसको हम एजीआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसकी जो मूवीज में दिखाते हैं कि वो मशीन सब कुछ सोच पा रही हैं क्या करना चाहिए, किसको मारना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह। तो राइट। वो अचीव करने के लिए अभी काफ़ी टाइम लगेगा। और फिर ऊपर से ये भी है कि आई थिंक जब तक हम वहाँ तक पहुँचेंगे तब तक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी थोड़ी डेवलप होती जाएगी, होती चली जाएगी। जैसे कि अभी बात चल रही है रिसेंटली के अम, अम, जैसे कि अभी रोबोट के कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ। मतलब कुछ इस टाइप की जैसे बातचीत होगी, अल्टीमेटली कुछ पॉलिसीज बनेंगी, उतना हमारे पास टाइम है अभी कि हम पॉलिसीज बना पाएँ, कुछ चेक्स बना पाएँ, कि अगर हम उस लेवल तक ऑफ जनरल इंटेलिजेंस तक अचीव कर भी पाएँ, बट तभी वैसा ना हो जाए कि एक कैटास्ट्रॉफी हो जाए। और मतलब मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा कभी कि एक ही दिन में सब कुछ चेंज हो गया। हमारे पास काफ़ी टाइम होगा बीच में, जब से हम अभी हैं और जब तक हमारे पास वो इंटेलिजेंट मशीन्स होंगी, लाइक फुली इंटेलिजेंट मशीन्स। तो आई वुड से कि हम तब तक ऐसी पॉलिसीज़ बना सकते हैं, उस टैक्स कंट्रोल्स डाल सकते हैं इन प्लेस कि वैसे जो एपोकैलिप्टिक सीन्स होते हैं मूवीज़ में वो ना आएँ। तो हाँ। थैंक हाँ, नहीं आना चाहिए वो, तो फिर बहुत ही सारे लोगों के लिए काफी हाँ, प्रॉब्लमेटिक वो हो तो जाएगा। मतलब हाँ, पूरा हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। हाँ, जैसे अवेंजर्स अल्ट्रॉन थे ये, और ऐसी और भी बहुत सारी मूवीज बनाई हैं। तो एनीवेज, हुँ, जो बच्चे एआई और एमएल में काम करना चाहते हैं, कोई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा 8th 9th 10th क्लास में है या 11th 12th में है, तो उसको क्या कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? इस पर आप क्या सजेशन देते हैं? तो मेनली आई थिंक जो एआई एमएल स्पेसिफिक है, एक तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि मोस्टली हम मशीन लर्निंग में प्रोबेबिलिटीज़ के साथ ही डील करते हैं। जैसे कि वो चेस वाला एग्जांपल अगर हम लें फिर से, तो ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन है, तो एक ही पर्टिकुलर पीस है जो कि हमेशा जिताएगा आपको, राइट? मतलब जैसे ऐसा हो सकता है कि कुछ एक पीस है, उसको उसके चल के आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी इज़ लाइक 60%, बट कोई और पीस है, उसको उसके साथ आपकी प्रोबेबिलिटी है 40%।
तो मतलब ऐसा लाइक्लीहुड के ऊपर खेलना होता है एज कम्पेयर टू लाइक बहुत ही स्ट्रिक्ट के यही होगा। जैसे ऐसा कभी नहीं होगा एक गेम में कि आपने ये चांस चली और आपका जीतने का प्रोबेबिलिटी 100% हो गया कि हमेशा आपका 100% हो गया, ओके। तो एक तो राइट। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ हम काफी डील करते हैं। फिर जैसे जो लीनियर अलजेब्रा है जिसमें मैट्रिसेस और मैट्रिक्स कैलकुलेशंस वगैरह आई थिंक 8th 9th के सिलेबस में होता है वो, तो वो भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी कि आप मैट्रिसेस को डील कर पा रहे हैं अच्छे से या नहीं, और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होना कि जैसे एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और मतलब रादर देन कि ठीक है 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर दिया और एक आंसर निकाल लिया, वो गोल नहीं होना चाहिए। बट एक्चुअली टू अंडरस्टैंड कि वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या है इन रियल लाइफ, मतलब जैसे एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वो रोटेट हुआ या कितना रोटेट हुआ या क्या हुआ, उस टाइप की इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग। और कैलकुलस भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि हम जैसे कि मैं वो बोल रहा था कि हम डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन काफ़ी मैटर करती, मतलब हम यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग में कि ये कैलकुलेट करने के लिए फॉर एग्जांपल कि हम अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पीस चलते हैं तो इसका अल्टीमेटली ट्रिकल डाउन होके जो फाइनल आउटकम है चेस का, उसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए हमारे को थोड़ा सा कैलकुलस या डिफरेंशिएशन उस टाइप की टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है। और जैसे अगर आप बहुत एडवांस चले जाओ तो जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिसेस और उस टाइप के कॉन्सेप्ट्स, बट जैसे इनिशियल लेवल पे तो आपको जैसे 11th 12th के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से जो डेरिवेटिव्स इंटीग्रल्स हैं उनका क्या मीनिंग होता है, एरिया अंडर द कर्व वगैरह टाइप की चीज़ें, तो वो सब थोड़ा पता होना चाहिए इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग के तौर पे। और ये सब तो हो गया मैथ्स के साइड से, और एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए थोड़ी-सी, क्योंकि इवन दो ज़्यादा फैंसी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अल्टीमेटली जब मशीन लर्निंग के लिए आप कोडिंग करोगे तो जैसे पाइथन एक काफ़ी यूज़फुल लैंग्वेज है जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं डेटा साइंस में, या फिर पाइथन या फिर एक आर करके है। तो ये दोनों काफ़ी यूज़ होती हैं, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कैसे होता है। तो ओके। ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी बेसिकली। तो कोई बहुत बिगनर है, प्रोग्रामर है, तो उसको किस लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए सीखना? क्योंकि अभी तो बहुत सारी, जैसे पाइथन है, मैं कुछ, मुझे काफी कम अंडरस्टैंडिंग है इस फील्ड की, बट पाइथन मैं कुछ टाइम पहले नहीं सुनता था। सी, सी प्लस प्लस, जावा, इसकी बहुत बात होती थी, जावा की लोग बहुत ज्यादा बात करते थे। तो आज के टाइम पर एक बिगनर के लिए कौन सी लैंग्वेज है जिससे उसको स्टार्ट करना चाहिए? तो बिगिनर्स के लिए आई थिंक सबसे अच्छी लैंग्वेज जो इजी टू यूज़ है वो होगी पाइथन, इनिशियल करने के लिए। मतलब पाइथन में आई थिंक जो लर्निंग कर्व है वो बहुत स्टीप नहीं है। तो जैसे कि अगर आपने एक आज शुरू किया पढ़ना तो आप जैसे 2-3 हफ्ते में एक अच्छा सा डिसेंट प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ प्री-बिल्ट है, इनबिल्ट है। ओके। बट उसका जो ऑपोजिट साइड होगा आई थिंक दैट वुड बी लर्निंग जैसे कि सी या सी प्लस प्लस, जिसमें आपको बहुत ओके। ज़्यादा सीखना पड़ेगा, उसका थोड़ा लर्निंग कर्व काफ़ी स्टीप है। तो जनरली जो यूनिवर्सिटीज़ में सिखाते हैं आई थिंक वो सी, सी प्लस प्लस से ज़्यादा शुरू करते हैं सिखाना, क्योंकि उससे अगर आपको जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है और एक प्रोग्रामिंग करियर करना है अल्टीमेटली, तो उसके हिसाब से आपको कुछ एक बेसिक सी, सी प्लस प्लस टाइप की लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि उससे आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे कि कंप्यूटर में एक्चुअली डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे रिट्रीव होता है, उस टाइप की चीज़ें। मतलब ओके। सी थोड़ा ज़्यादा बेसिक लेवल की लैंग्वेज है, राइट। जो कि हार्डवेयर के बहुत पास है। तो ओके। और जो पाइथन है वो काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज है, तो उसका हार्डवेयर से इंटरेक्शन एक बहुत सारे लेयर्स के थ्रू होता है। तो इसलिए जो प्रोग्रामर है उसको इतना पता होने की ज़रूरत नहीं है कि एक्चुअली जो हार्डवेयर में क्या हो रहा है, जबकि सी में ओके। आपको पता ओके। होने की ज़रूरत है। तो राइट। इनिशियल के लिए पाइथन अच्छा होगा, बट अगर आप बहुत सीरियस हो प्रोग्रामिंग के लिए तो सी या सी प्लस प्लस से शुरू करना वुड बी बेटर। उसमें थोड़ा लर्निंग कर्व स्टीप है, बट एक बार अगर आपको आ जाती है तो बाकी लैंग्वेजेस सीखना फिर इजी हो जाता है। ओके। ओके, मतलब सी और सी प्लस प्लस बहुत ही बेसिक लैंग्वेजेस हैं, जिसको अगर आप सीख लेंगे तो आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। और पाइथन या इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं वो काफी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं,
जिसमें आप प्रोडक्ट जल्दी डिलीवर कर पाओगे, आपको कुछ बनाने में आसानी होगी, लेकिन आपकी उतनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं होगी। तो आपका क्या गोल है, उसके हिसाब से लोगों को हाँ, डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल। राइट, राइट, ओके, ओके। तो एक जो बच्चे हैं वो इस तरह की बात आती है कई बार, और कई एडल्ट्स को भी कंफ्यूजन रहता है कि कुछ मशीन कुछ कैसे सीख सकती है, तो ये कैसे आप समझा सकते हैं? तो वैसे तो जो एक्चुअल लर्निंग प्रोसेस है वो काफ़ी वो कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट अगर ऐसे इंट्यूटिव तरीके से समझें तो बेसिकली कुछ ऐसा है कि अगर जैसे एक टॉम मिचेल करके एक प्रोफेसर है सीएमयू में, उन्होंने ये डेफिनेशन दिया था मशीन लर्निंग का कि अगर उनका मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, थोड़ा एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट बेसिकली अगर एक टास्क है आपके पास, एक मशीन को एक टास्क करना है और वो टास्क करने में वो धीरे-धीरे बेटर हो रहा है, मतलब उसका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ रहा है बेस्ड ऑन सम फीडबैक फ्रॉम अ ह्यूमन। जैसे कि बेस्ड ऑन, जैसे कि मान लो कि हम ये प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि आज हमें खेलना चाहिए या नहीं बाहर, बेस्ड ऑन जैसे कि कुछ फैक्टर्स हैं कि टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। और जैसे कि पहले दिन मैं पूछूँगा उस मशीन से, तो उसको कुछ पता नहीं होगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है कुछ कि मेरी क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर मैं डिपेंड करता हूँ जैसे कि। राइट। बट मान लो कि अगर हर रोज़ मैं उसको बताता रहूँ कि ठीक है, आज ये चीज़ हो रही है, आज बारिश हो रही है और मैं बाहर नहीं खेलने जा रहा। और फिर अगले दिन मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आज बारिश नहीं हो रही है और बाहर सनी है और आज मैं खेलने जा रहा हूँ बाहर। ऐसे बहुत सारे डेटा पॉइंट दे दूँ, तो मशीन को एक अंडरस्टैंडिंग कैसे हो जाए, ये हमारे को बेसिकली ये मशीन लर्निंग एंटेल करती है कि धीरे-धीरे मतलब मशीन ऐसे सीख जाएगा कि ठीक है, रेनी जब है बाहर तो मैं खेलने नहीं जाता हूँ बाहर, एंड देन इट वुड लर्न कि ठीक है, जब भी रेनी अगर है तो रिटर्न फॉल्स कि ठीक है, नहीं जाना है बाहर खेलने के लिए। और इसका अगर बहुत ही सिंपल तरीके से समझो तो इट्स काइंड ऑफ लाइक कि ठीक है, उसने मशीन ने एक ट्री बना दिया, एक डिसीजन काइंड ऑफ थिंग कि ठीक है, सबसे पहले वो ये देखता है कि रेनी है या नहीं। अगर रेनी है तो रिटर्न कर दो कि बाहर बाहर खेलने मत जाओ, अगर रेनी नहीं है तो रिटर्न कर दो बाहर खेलने जाओ। तो ये उसने सीखा है, मान लो कि ये उसका मॉडल है, जिसको हम मॉडल कहते हैं कि ठीक है, जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि रिटर्न क्या करना है हमारे को। राइट, बट ये बहुत एक सिंपलिस्टिक सा मॉडल था, जैसे अगर और फैक्टर्स ऐड करते रहोगे तो ये जो डिसीजन वाला फ्लो है वो और कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा। राइट, राइट। तो बट अल्टीमेटली जो लर्निंग का तरीका है वो काफी सिंपल सा होता है, मतलब जो एक्चुअल आउटकम है, बट जो तरीका है जिससे हम मशीन को सिखाते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते रहते हैं। जैसे कि ये ट्री वाला सबसे इजीएस्ट था, फिर न्यूरल नेटवर्क्स और इस तरह के जो फैंसी एल्गोरिदम्स हैं जिनसे हम, जैसे कि मशीन ट्रांसलेशन कर पाते हैं, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट हब है तो वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है बेस्ड ऑन लर्निंग, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उसको हमने हर एक सेंटेंस बताया हुआ कि अगर ये सेंटेंस है तो ये सेंटेंस रिटर्न करना है। राइट। मतलब उस सेंटेंस को पहले तोड़ेगा, फिर एक-एक वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेगा, या फिर उस और वो भी हो सकता है कि सही ना हो, क्योंकि उसको अच्छे से उसको अरेंज करना है। कई लैंग्वेजेस में वर्ड ऑर्डर डिफरेंट होता है, तो वो सब करके वो सीख पाते हैं, बट उसके जो एल्गोरिदम्स हैं फिर वो और कॉम्प्लिकेटेड होते रहते हैं। ओके, ओके। हुँ। राइट, हाँ, मुझे भी कुछ-कुछ समझ में आया। थैंक यू वेरी मच, मुझे भी कम आइडिया था। तो उसमें एक चीज़ ये मुझे समझ में आ रही है कि जितना ज़्यादा डेटा है मशीन के पास, उतना ज़्यादा मशीन अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएगी, उतने ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगी। तो यहाँ पर डेटा बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट है, और मशीन के साथ कितना इंटरैक्ट किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या ये सही है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे हुँ, गूगल ट्रांसलेटर है और मैं उसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो जितना हुँ। ज़्यादा लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते चले जाएँगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा रिफाइन होता चला जाएगा वो ट्रांसलेशन। हाँ, तो अगर सिर्फ़ ट्रांसलेट करके मतलब हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ़, तो वो बेटर नहीं होगा, क्योंकि उसको बेसिकली जब डेटा जो चाहिए होता है वो बोथ साइड्स का चाहिए होता है कि अगर तो हम एज़ अ यूज़र ये बताएँ उसको कि ये हिंदी ट्रांसलेशन है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, हुँ, और ये सारे डेटा हुँ, पॉइंट्स दे रहे हैं मॉडल को, तो वो धीरे-धीरे हुँ, बेटर होगा क्योंकि उसके ऊपर वो ट्रेन कर सकता है। बट अगर हम सिर्फ़ हुँ, उसको पूछ रहे हैं कि ठीक है, ये हुँ, हिंदी है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताओ, तो हुँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सिर्फ इन्फ्रेंस कर रहा है, मतलब जैसे 2 फेजेज़ हैं, एक ट्रेनिंग वाला फेज़ है, राइट, फिर एक इन्फ्रेंस वाला फेज़ है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ वो इन्फ्रेंस कर रहा है, हुँ, मतलब वो बता रहा है कि क्या है। तो
इसलिए ये ओके। वाला पार्ट में वो ट्रेन नहीं हो रहा है, तो इससे उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी और इसमें आप जैसे सेम सेंटेंस बार बार दोगे तो सेम सेंटेंस बार बार आपको वापस देगा। ओके। जबकि अगर आप ट्रेन कर रहे होते तो हो सकता है कि ट्रेन होने के बाद उसके कुछ मॉडल का स्ट्रक्चर ऐसा चेंज हो जाए कि सेम सेंटेंस बाद में आप दें तो वो चेंज हो जाए कुछ और इंग्लिश ट्रांसलेशन। राइट। ओके। राइट राइट। एक चीज और है कि जो लोग एआई और एमएल को सीखना चाहते हैं और ऑलरेडी एक प्रोग्रामर है, कंप्यूटर की थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, वो कौन कौन से ऐसे ओपन कोर्सेस हैं जहां से सीख सकते हैं? आपने एंड्रू एनजी का नाम लिया था स्टार्टिंग में, तो ऐसे कौन कौन से और कोर्सेस हैं? तो आई थिंक एक एंड्रॉइड एनजी वाला कोर्स है जो काफ़ी पॉपुलर है और बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है और वो प्रोग्रामर्स के थोड़ा ज़्यादा ओरिएंटेड भी है। बाकी एक सीएस 229 करके एक कोर्स है स्टैनफोर्ड का, वो भी उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके जो वीडियोस हैं वो ओपन है और वो भी एंड्रयू एनजी का ही है, बट दैट इज बट वो थोड़ा एडवांस लेवल का है। तो अगर आप पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड है और आपको थोड़ा ब्रश अप करना है तो उसके लिए वो CS 229 वाला बेटर रहेगा। अगर आप बिगिनिंग से कर रहे हैं तो जो कोर्सेरा वाला कोर्स है वो बेटर है। और बाकी बुक्स के हिसाब से बहुत सारी बुक्स हैं और सबका अलग-अलग पढ़ाने का स्ट्रक्चर है। एक जो टॉम मिचेल की मशीन लर्निंग की बुक है वो काफ़ी बेसिक से बताती है और उससे मेरे को उससे थोड़ा जैसे ज़्यादा इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग आता है मशीन लर्निंग का। नहीं तो कई बार हम बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल्स में चले जाते हैं कि ठीक है ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, बट हम जैसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं। तो वो जो बुक है वो थोड़ा बहुत ही बेसिक से बताता है डिसीजन ट्रीज से शुरू करके कि एक्चुअली मतलब हमारा गोल क्या है। मतलब हम एल्गोरिथम्स तो बाद में भी ओके। सीख सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड वाले, बट एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं फंडामेंटल लेवल पे वो उसमें अच्छे से बताया गया है। ओके। ओके। मैं एआई और एमएल के खतरे पर आपसे पहले बात कर चुका हूँ। एक और खतरे की बात होती है कि एआई और एमएल के बाद तो सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, तो फिर जॉब्स ही नहीं बचेंगे लोगों के पास। तो ये कितना वैलिड आर्गुमेंट है? हम्म। तो इसका बेसिकली दो सोचने के तरीके हैं। एक तो ये कि जॉब्स जा रहे हैं लोगों के बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, बट आई वुड से कि आइडियली मतलब अल्टीमेटली ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि जो मतलब जो जॉब्स जा रहे हैं वो काइंड ऑफ जो ज़्यादा ऑटोमेटेबल जॉब्स हैं, वो अगर हम मशीन्स को दे देते हैं, मशीन्स को डेलीगेट कर देते हैं, तो जो ह्यूमंस हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं कि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क कर पाएँ। जैसे कि अब मान लो कि पहले एक अकाउंटेंट है अगर और ही अगर वो एक क्लाइंट से मतलब एक दिन के लिए बैठ के पूरा जो लेजर तैयार करते और सारे जो बुक्स हैं वो अच्छे से लाइक हाथ से सब कुछ करते हैं। अगर उनको एक टूल मिल जाता है जिससे वो इसको ऑटोमेट कर पाते हैं या फिर फास्ट कर पाते हैं, तो ज़्यादा क्लाइंट से काम कर सकते हैं। मतलब उनका जो फील्ड ऑफ वर्क है वो बढ़ जाता है और प्रोडक्टिविटी भी उनकी बढ़ जाएगी क्योंकि वो अब ज़्यादा काम जल्दी-जल्दी कर पा रहे हैं। तो रादर दैन थिंकिंग कि इससे जॉब्स जा रही हैं, हमें ऐसा सोचना चाहिए कि इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो हम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें या फिर और ज़्यादा इन्वॉल्व चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। ओके। ओके। तो हम लोग अपने डिस्कशन के लास्ट एंड पर पहुंच रहे हैं और वहां पर ये क्वेश्चन आता है कि आप जहां पर आज हैं, अगर आपको फिर से यहाँ तक ही पहुंचना हो, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं आपके एकेडमिक पास्ट में या बाकी ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको आप और अच्छे से करना चाहेंगे, और ऐसी कौन कौन सी चीजें जिनको आप अवॉइड करना चाहेंगे? तो हाँ, इसमें एक तो ज़्यादा फ़ोकस आई थिंक मेरे को एक ये लगता है कि जो मेरा अंडरग्रेड था उसमें मैंने ज़्यादा मशीन लर्निंग वाले कोर्सेज नहीं किए जिसकी वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा बाद में उसके ऊपर रैंप अप करने के लिए। तो एक तो ये था कि थोड़ा सा ज़्यादा एमएल मतलब या फिर और कोर्सेज एक्सप्लोर करने चाहिए थे बिट्स में। और वहाँ पे मतलब हमारे पास कोर्सेज की अवेलेबिलिटी तो काफ़ी थी, बट वही था कि उस टाइम पे इतना पता नहीं होता है हमारे को कि आगे क्या करना है और किस स्पेसिफिक फील्ड में जाना है। तो एक तो ये था। फिर बाकी अगर मैं अपनी करियर की बात करूँ तो आई थिंक ओनरशिप वाला पार्ट थोड़ा लैकिंग था। तो मुझे ज़्यादा मे बी प्रोजेक्ट्स को ओन करना और मतलब रादर दैन थिंकिंग के
जैसे कि अगर आपको कुछ टास्क मिलता है कि सिर्फ आपको उस टास्क पे फोकस करना है और वो अगर हो गया तो आपका काम खत्म, ठीक है, आप उसके बाद चिल कर सकते हो। तो रादर दैन थिंकिंग ये मे बी थोड़ा-सा माइंडसेट वो चेंज करके अगर हम ये सोचें कि ठीक है ये टास्क हो गया है, अब ये अल्टीमेटली बड़े सिस्टम में कहाँ जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या नहीं, थोड़ा-सा उस तरह से सोचना और थोड़ा-सा आगे का सोचने में सोचने की जो सोचने का तरीका है वो आई थिंक अगर ज़्यादा बिल्ड कर लेता मैं पहले, तो दैट वुड हैव हेल्प्ड आगे जाके कि ठीक है करियर प्रोग्रेशन में थोड़ा जल्दी हो जाता आगे। और अवॉइड करने में आई थिंक वन थिंग कि जो अवॉइड करना चाहिए था मुझे वो है कि जो अ, मतलब जो एक पर्टिकुलर जॉब में ज़्यादा देर रहना, मतलब ज़्यादा जल्दी जॉब स्विच ना करना, क्योंकि उसमें एक ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हम सबसे पहले तो कि अगर हम जॉब स्विच कर रहे हैं बीच में तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा रीज़न होना चाहिए और एक पर्टिकुलर माइलस्टोन के बाद स्विच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब क्योंकि इनेविटेबली कोई भी अगर आप जॉब करोगे तो बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं जिसकी वज़ह से मेबी आपको वो बोरिंग लगने लगेगा या कुछ प्रोजेक्ट आ गया जिसकी वज़ह से आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे करियर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है आपका। बट रादर दैन थिंकिंग कि ठीक है अब हम एक और नए प्रोजेक्ट या फिर एक और नई कंपनी में जाके काम कर लेते हैं। उस प्रोजेक्ट को खत्म करने में ही आपकी जो परसिवियरेंस है वो ज़्यादा बाहर आती है कि आप अ, एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फ़ोकस करके उसको कंप्लीशन तक लेके जा रहे हैं। आई थिंक वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है अ, टू नर्चर। तो आई थिंक एक वो चीज़ जो मैं अवॉइड कर सकता था वो ये है कि एक चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना ज़्यादा, रादर दैन जल्दी-जल्दी स्विच करना या प्रोजेक्ट स्विच करना। एक चीज़ के ऊपर बैठना और उसको अच्छे से कंप्लीट करना। जैसे कि मैं एक ओके। बुक भी पढ़ रहा था, एक डीप वर्क करके एक बुक है, जिसमें वो यही बोल रहा है कि जनरली हम दिन में ऐसे बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ें स्विच करते रहते हैं कि ठीक है, हम अब ये कर रहे हैं, फिर हमारा माइंड कहीं और चला गया तो हम कुछ और करने लग गए। बट रादर दैन डूइंग दैट ऐसे एक चीज़ के ऐसे सोच लो कि ठीक है, अब 2 घंटे हम यहाँ बैठे हैं, तो हमें एक ये चीज़ पढ़नी ही पढ़नी है। मतलब बाकी सब छोड़ दो, फ़ोन साइड में रख दो, लैपटॉप साइड में रख दो और एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस करो। तो उससे जो प्रोडक्टिविटी आती है वो अलग ही लेवल की है और उसी को अगर हम आगे करें तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करना 6 महीने तक दैट माइट नॉट बी इजी बट उस स्किल को नर्चर राइट। करना इज लाइक अ इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। रियली ग्रेट, ग्रेट एडवाइस। हाँ, ये तो फोकस करना। ओके। ओके, तो आपने लास्ट ईयर याहू में इंटर्नशिप की थी और वहाँ पर कैसा काम था और वहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज रहते हैं और जो इंटर्न्स रहते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है? तो जो मेरी यहाँ की इंटर्नशिप थी उसमें बेसिकली मेरा जो काम था वो परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग के ऊपर था। तो जिसमें हम बेसिकली ये ट्राई करते हैं कि हमारे जो सर्वर्स हैं, जो हमारा जो वर्कलोड है, वो हमारे सर्वर्स अच्छे से हैंडल कर पाएँगे या नहीं। क्योंकि याहू एक बड़ी कंपनी है, तो उसमें अ, हर रोज़ कितने मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आते हैं यूज़र्स के। तो उसमें अब आपको कैसे हैंडल करने हैं उन उतने रिक्वेस्ट्स को और फिर कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोड बैलेंस कैसे करना है, तो उस सब चीज़ों के ऊपर मेरा काम था। बाकी लाइफ के रिस्पेक्ट में आई थिंक बड़ी कंपनीज़ में वर्क लाइफ बैलेंस जनरली बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू स्टार्टअप्स। बट वो स्टार्टअप्स के ऊपर वैसे डिपेंड करता है, मतलब कुछ स्टार्टअप्स में अच्छा भी होगा। बट ये वही है कि क्योंकि बड़ी कंपनी है तो आपके पास थोड़ा लीवे ज़्यादा होता है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से रख सकते हैं, आप मैनेजर से बात कर सकते हैं। स्टार्टअप्स में ये है कि आपको अ, आपका लाइक जो फ़ोकस है वो बहुत एक पिन पॉइंटेड होता है और आपको जल्दी-जल्दी बिल्ड करना पड़ता है उस फ़ोकस के तरफ टुवर्ड्स। तो वो एक डिफ़रेंस है और बाकी पर्क्स काफ़ी होते हैं डिफरेंट और मतलब मेनली तो मेरे लिए वही था मैटर कर रहा था जो कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं और चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकता हूँ जैसे कि अब मुझे कुछ लैंग्वेज सीखना है या फिर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो मैं अपना टाइम अच्छे से डिवोट कर सकता हूँ बीच में से निकाल के। ओके, हम्म। ग्रेट। तो एक चीज जो मैंने यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात की है, जो लोग रिलेटिवली अच्छी कंपनीज में, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, एडोबी है, अमेजॉन है, ऐसी कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो ये बोलते हैं
मीटिंग्स बहुत होती हैं, और जो टेक्निकल साइड के लोग हैं जिनको कोडिंग में बहुत मजा आता है, तो उनको थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि मीटिंग्स इतनी ज्यादा हो रही हैं, तो क्या वो परसेप्शन सही है, पहली बात, और दूसरी बात, अगर वो सही है तो क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको किया जाना चाहिए, और उसको एक जो सर्विस अपनी स्टार्ट कर रहा है, जॉब स्टार्ट कर रहा है, उसको कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि हाँ, कॉलेज के बाद से कोडिंग के बाद ये चीज भी इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, तो वो मीटिंग्स वाला फैक्टर आई थिंक होता है जनरली, और ये बड़ी कंपनीज में ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें उनका प्रॉपर एक प्रोसेस होता है कि पहले वो प्रोजेक्ट डिसाइड करेंगे, फिर देखेंगे कि उसको स्कोप आउट करेंगे, उसके लिए एक मीटिंग्स होंगी, फिर असाइन होंगे टास्क्स। जबकि जनरली जब हम कॉलेज से निकलते हैं तो हमें ऐसा होता है कि ठीक है, ये हमारे को टास्क मिला है तो उसको जल्दी से कोड करना शुरू कर दो एकदम। बट आई थिंक वो जो बड़ी कंपनीज वाला जो मेथोडोलॉजी है, दैट डज मेक सेंस क्योंकि एक उस लेवल, उस स्केल पे अगर हम काम कर रहे हैं तो छोटी-छोटी चीज़ें भी एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफी कर सकती हैं उनके रेवेन्यू में। जैसे कि कई बार अब आपने सुना होगा कि जैसे बड़ी कंपनीज में आउटेजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से 1 दिन के लिए या 6 घंटे के लिए या कुछ घंटों के लिए वेबसाइट डाउन हो गया। तो इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए उनको इतनी मीटिंग्स करनी पड़ती हैं टू प्रॉपर्ली स्कोप आउट कि जो हम चीज़ करने वाले हैं उससे किसी को इफ़ेक्ट ना हो, और किस वे में हम इसको ईज़िली कर सकते हैं, किस वे में हम कोड रीयूज़ कर सकते हैं, और इस टाइप की चीज़ें हमारे को कॉलेज में इतना एक्सपोज़र नहीं होता है। तो आई थिंक वही थोड़ा-सा इनिशियल लगता है कि बहुत सारी मीटिंग्स हैं, बट उसको भी मतलब उससे भी थोड़ा सीखने को मिलता है कि हाउ डू यू लाइक स्कोप प्रोजेक्ट्स आउट, मतलब वो माइंडसेट से कैसे निकलें कि डायरेक्टली कोड करना शुरू कर दो रादर देन पहले स्कोप आउट करो, पहले डिसाइड करो क्या टास्क है और उसके बाद कोड करना शुरू करो। तो उससे एक वो जो काम करने की मेथोडोलॉजी है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है बेसिकली। कि आप हैबिचुअल बनने लग जाते हैं काइंड ऑफ। हम्म। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है पुनीत जी, कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको लाइफ में कुछ फेलियर्स झेलने पड़े हों, कुछ आपको भी फेलियर्स रहे हों, और अगर हाँ तो हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एट दैट टाइम, और आपने उन फेलियर से क्या सीखा? हाँ, तो आई थिंक एक जैसे मैं बात करना चाहूँगा कि कि जब मैं मास्टर्स के लिए डिसाइड किया था आने के लिए, तो मेरा ये प्लान था पहले कि 2 साल 2 साल इंडस्ट्री में काम करके मैं जाऊँगा मास्टर्स करने के लिए। और मैंने अप्लाई किया था काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में मेरे 2 साल खत्म होने से पहले, और उस टाइम पे मेरे हिसाब से सब कुछ सही था, लाइक एसओपी भी सही था, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सही थे। मेरा जो जिन कॉलेजेस में मैंने अप्लाई किया था उनके हिसाब से प्रोफाइल भी ठीक था। तो जब मैंने सबमिट किया और हर जगह से रिजेक्शन आ रहे थे एक-एक करके, एक के बाद एक, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि मे बी मतलब उस टाइम पे काफ़ी अ, बुरा फेज़ चल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों हर जगह से रिजेक्शन आ रहा है, मतलब कि क्या प्रॉब्लम है। बट उस टाइम पे आई थिंक एक अच्छी चीज़ मैंने जो करी थी वो ये था कि रादर दैन टेकिंग इट पर्सनली कि मतलब वो मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, आई थॉट कि ठीक है, मेरा प्रोफाइल ठीक है। जो मे बी मैंने जिस हिसाब से उनको प्रेज़ेंट किया, जैसे मैंने अपनी प्रोफ़ाइल को उनको प्रेज़ेंट किया एसओपी में, या फिर जो मैंने जिन लोगों से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन माँगा, वो मे बी दे वर नॉट अ गुड फिट कि वो मेरे लिए अच्छे रिकमेंडेशंस लिख पाएँ, या फिर मेरा जो एसओपी है वो अच्छे से बता नहीं पाया कि मेरा जो मोटिवेशन है वो क्या है। तो अगले साल फिर मैंने जब तो मैंने 2-3 चीज़ें करी। एक तो ये कि एक स्विच किया इनटू अ मोर डेटा साइंस जॉब, जिससे मेरा जो प्रोफ़ाइल है वो इम्प्रूव होगा पहले से, तो ताकि मेरे पास कुछ डेटा साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आ जाएँ मेरी प्रोफ़ाइल में। फिर एक और जो चीज़ मैंने चेंज करी वो ये था कि जो मेरा एसओपी था वो मैंने और ज़्यादा लोगों से रिव्यू करवाया। इसलिए मैं पहले भी एसओपी के ऊपर काफ़ी फ़ोकस कर रहा था कि अ, उससे मेरे को काफ़ी फीडबैक मिला, और मेरा जो अल्टीमेटली एसओपी मैंने इस बार भेजा था, वो काफ़ी बेटर लगा मुझे अगर पढ़ के देखूँ दोनों को, कि उसमें अच्छे से आर्टिकुलेट कर पाया कि क्या मोटिवेशन है और क्यों करना चाह रहा हूँ मैं मास्टर्स। और फिर अगले साल फिर से मैंने अप्लाई किया, और उस साल लकीली आई गॉट इनटू लाइक मेरे पास 2 ऑफर्स आए, और फिर अल्टीमेटली मैं फिर सीएमयू में गया।
बट ओवरऑल आई थिंक इससे मेरे को वही सीखने को मिला कि कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी चीज़ें ऐसे पर्सनली ले लेते हैं कि मतलब मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मतलब या फिर ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये करना ही मुश्किल है। बट ज़्यादा सोचने की मतलब रादर दैन नेगेटिव सोचना, हमें उसके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो कि इम्पॉसिबल हो या फिर जो हम सीख ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली तो वो भी लोग ही हैं, मतलब हमारी तरह ही इंसान हैं जिन्होंने वो बिल्ड किया या फिर जिनको आता है और हमें नहीं आता है। तो अगर हम इनफ मोटिवेशन और इनफ टाइम स्पेंड करें और ऐसे अपने दिन को थोड़ा शेड्यूल बनाएँ एक अच्छा-सा, और पढ़ाई का या फिर जो भी आपको करना है। अगर आपको म्यूज़िक सीखना है तो म्यूज़िक के लिए एक अच्छा शेड्यूल बनाएँ, प्रैक्टिस करें हर रोज़। तो फिर हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं आगे जाके। बट अगर हम हर चीज़ को ऐसे पर्सनली लेंगे और अ, यही सोचते रहेंगे कि आगे क्या होगा और इससे ही अपने आप को लाइक टर्न डाउन करते रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो आई थिंक एक ये मेन जो सीख मिली मेरे को इससे, और उससे मेरे को थोड़ा आगे भी जाके हेल्प मिला, वो यही थी मेन कि कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ इम्पॉसिबल है या फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़ हो सकती है, बस इनफ मोटिवेशन और इनफ टाइम देने की ज़रूरत है। राइट, राइट, राइट। पुनीत जी, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। पर्सनली मुझे एआई और एमएल के बारे में बहुत कम अंडरस्टैंडिंग थी। वो भी मेरी इम्प्रूव हुई, तो मैं पर्सनली भी थैंकफुल हूँ। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा होगा, बहुत सारे प्रोग्रामर्स हैं, बिगिनर्स हैं, जिनको आपकी एडवाइसेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और आगे भी हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो मैं फिर से आपके पास आऊँगा और बिल्कुल। उम्मीद करूँगा कि आप हमारे लिए फिर से थोड़ा-सा समय निकाल लेंगे। और बाकी कोविड-19 का टाइम चल रहा है, आप बचकर रहिए और बुलंदियाँ छूते रहिए। हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं आपको। बिल्कुल, थैंक यू। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और आपसे बात करके, तो थैंक यू फॉर हैविंग मी।